वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। कल की जो हमारी क्लास है किसी कारण नहीं आ पाई थी, बट आज हम जो क्लास लाए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कल की क्लास आज की क्लास ना आने का भी और परिणाम ये था कि हम ये सोच रहे थे कि किस तरह से आपका कम टाइम में अधिक से अधिक आपको कंटेंट प्रोवाइड हो जाए। तो चलिए, आज हमने बहुत मतलब सोचने के बाद जो डिस्कशन लिया है वो ये है कि आज की जो आप क्लास देखेंगे उसके बाद बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, या इस तरह से आपके टॉपिक जल्दी से जल्दी कवर भी हो सकते हैं। क्योंकि कल हमने सोचा कि टॉपिक कैसे जल्दी से जल्दी कवर हो सकते हैं, तो वो इस तरह से हो सकते हैं। इसमें हमने क्या करा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ठीक है, अब तक के पेपरों का निचोड़ है। ठीक है, इसमें बस क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएंगे तथा इससे बाहर क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे दो काम हो जाएंगे। एक तो हमारे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे प्रीवियस ईयर के, दूसरा इससे बाहर क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें पूरा कवर कराने की कोशिश की जाएगी उस टॉपिक को। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला। बताइएगा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये श्रृंखला अगर आपको अच्छी लगी होगी तो इसको इसी तरह आगे कंटिन्यू रखेंगे। बट अगर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं अच्छी लगती है तो भी बताइएगा, क्योंकि उससे होगा क्या कि हमें ये तो पता पड़ेगा कि हमारा जो प्रयास था या हमारी ये कोशिश थी कुछ अलग करने की, वो कैसी लगी, या मतलब उसमें और सुधार की आवश्यकता है या फिर और कुछ ऐड करने की आवश्यकता है। तो ठीक है, अब तक के पेपरों का निचोड़ है, यानी 10 साल कहें या 20 साल के पेपर कहें, जितने भी हैं अब तक हो चुके हैं उन सब का निचोड़ है। ठीक है, तो इससे बाहर क्वेश्चन बनने की मुझे तो लगता नहीं संभावना रह जाएंगे। भोजन एवं पोषण क्या पाठ है, ये अनाज। अनाज किसका पार्ट है, तो याद रखिएगा किस यूनिट के अंदर आएगा, तो भोजन एवं पोषण यूनिट के अंदर आता है अनाज आपका। तो उससे बनने वाले क्वेश्चन आज हम देखेंगे, क्योंकि अनाज अपने आप में एक मजबूत श्रृंखला है, या फिर कहें कि अनाज का जो टेलीग्राम पे एक पोस्ट था इस तरह से, गेहूं की बाली का इस तरह से, तो उससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो यहाँ पे आपको वो भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, गेहूं का चोकर उसकी परिकार स्तर में होता है। ये इस तरह से बनता है क्वेश्चन, इसको समझिए कि गेहूं का चोकर हमें प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बनेंगे पेरिकार, पेरिकार, सेमी पेरिकार, या कोई भी ऑप्शन रख देगा, पर याद रखिएगा पेरिकार स्तर से प्राप्त होता है गेहूं का चोकर, जो हम निकाल कर गेहूं छानते हैं तब बाहर रख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूजी उपमा, पिज्जा, माल्टेड पेय और खाद्य पदार्थों का सेवन सीलियक रोग में नहीं करना चाहिए। ये 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ये 3 खाद्य पदार्थ हैं। सूजी उपमा यानी उपमा किससे बना हो, सूजी से, पिज्जा और माल्टेड पेय पदार्थ या माल्टेड पेय पदार्थ, तो खाद्य पदार्थ, ये तीनों ही खाद्य पदार्थ का सेवन किसको नहीं करना चाहिए, तो वह है सीलियक रोगी को नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंकुरण के समय सक्रिय एवं एंजाइम माइलेज है। जब आप किसी भी चीज़ को अंकुरित कर देते हैं, जितने भी अनाज हैं जो अंकुरित अवस्था में होते हैं, तो उनमें सक्रिय एक एंजाइम पैदा होता है। वो कौन सा होता है, तो एमाइलेज है। ठीक है, थोड़ा ये वाली लैंग्वेज हो सकता है आपको ना समझ में आए, बट जो बताया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी अंकुरित अनाज होते हैं उनमें कौन सा एंजाइम पैदा हो जाता है। तो इस तरह से समझिए एमाइलेज पैदा हो जाता है। यहाँ पे समझिए सीलियक रोगी को सूजी का उपमा, पिज्जा, माल्टेज पेय खाद्य पदार्थ नहीं लेना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। पेरिकार क्या है, तो पेरिकार से गेहूं के आटे का चोकर बनता है, या कहें पेरिकार चोकर का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे चावल, चने और मक्का का आटा में ग्लूटेन नहीं होता है। इस तरह से बनता है कि इसमें से ग्लूटेन नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे होगा चावल, चने, मक्का और बाजरा हो सकता है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि किसमें ग्लूटेन नहीं पाया जाता है या ग्लूटेन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ग्लूटेन होता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है इनमें ग्लूटेन नहीं होता है। इनके अलावा जो भी आपको मिल जाए, जैसे बाजरा मिल जाए, गेहूँ मिल जाए, तो उसमें ग्लूटेन होता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे चावल में, चने के आटे में यानी बेसन हो गया, चने और मक्का, ठीक है, मक्का का आटे में ग्लूटेन नहीं होता है। सीलियक रोगी से पीड़ित, यानी जिसको सीलियक हो जाता है, सीलियक रोग से पीड़ित मरीज को इसका प्रयोग करने की छूट दी जाती है। वो इसका प्रयोग कर सकता है, क्योंकि तो क्यों कर सकता है, क्योंकि कभी कभी यूजीसी में आ जाता है, क्योंकि ग्लूटेन्स अम्ल एक क्षार में घुलनशील होता है।
जो ग्लूटेन्स अम्ल होता है वो क्या है, ग्लूटेन्स अम्ल एवं क्षार में घुलनशील होता है। तो ग्लूटेन की वजह से, क्योंकि इसमें क्या नहीं पाया जाता, ग्लूटेन्स नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज हम देख लेंगे शाम तक सीलियक रोग को। ठीक है, सीलियक रोग किस तरह का रोग है या किस तरह के पेशेंटों को होता है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा अगर यूजीसी में पूछता है तो। इतना डीपली यूजीसी में ही पूछ सकता है, अदरवाइज किसी में भी नहीं पूछेगा। भ्रूण पोष में स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडार होता है। अगर भ्रूण पोष की बात की जाएगी तो उसमें याद रखिएगा स्टार्च कणों के रूप में अनाज क्या होता है, भोजन का मुख्य भंडार होता है। भ्रूणपोष कोशिकाओं में मुख्य रूप से स्टार्च और प्रोटीन होते हैं। इस तरह क्वेश्चन बनता है कि भ्रूण कोश कोशिकाओं में मौजूद होता है तो स्टार्च और प्रोटीन, आप याद रखेंगे क्या मौजूद होता है, तो स्टार्च प्रोटीन मौजूद होता है। स्टार्च भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है। अनाज का 83% भाग भ्रूणकोश है। अनाज का कितने प्रतिशत भाग भ्रूणकोश है, तो याद रखेंगे 83% भाग भ्रूणकोश है। स्टार्च गोलाकार कणिकाओं के रूप में होता है। स्टार्च किस रूप में मौजूद होता है भ्रूणकोश में या भ्रूणपोष में, तो याद रखेंगे कि भ्रूणपोष में क्या है, स्टार्च गोलाकार कणिकाओं के रूप में मौजूद होता है जो प्रोटीन के मैट्रिक्स में अंतर्निहित होता है। ठीक है, प्रोटीन के किस में, मैट्रिक्स में अंतर्निहित होता है। जब आटे में पानी मिलाकर, ये बहुत बार पूछा गया है तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। जब आप घर में आटा गूंथते हैं तो उसमें लेई सी बन जाती है ना, आटा आपस में चिपकने लगता है, जब तो आप पानी वाली हाथ की रोटी बना लेते हैं बेलन की जगह, क्योंकि उसमें लेई बन जाती है। तो उसमें पूछा जाता है कि क्या उत्पन्न हो जाता है, तो ग्लूटेन नामक पदार्थ विकसित हो जाता है। याद रखेंगे जब आटे में पानी मिलाकर गूंथा जाता है तब उस लोई में यानी उस आटे में क्या विकसित हो जाता है, ग्लूटेन विकसित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन है एकमात्र अनाज ऐसा कौन है जिसमें कैरोटीन पाई जाती है, तो पीली मक्का में कैरोटीन होती है। मोस्टली मक्का सारी पीली ही होती है, बट ऑप्शन कभी कभी घुमाने के लिए दिए जाते हैं, तो याद रखिएगा जिसमें पीला लग रहा हो वही आपको टिक करके आना है, अगर मक्का ऑप्शन है तो। अगर खाली मक्का दे रखा है, अदर ऑप्शनों में मक्का नहीं है, तो फिर आप मक्का टिक करके आएंगे। एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन है तो वो है पीली मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं के प्रोटीन में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला अमीनो एसिड लाइसिन है। अगर पूछा जाता है कि गेहूं के प्रोटीन जो होता है उसमें सबसे कम मात्रा में कौन सा अमीनो एसिड पाया जाता है, तो याद रखेंगे लाइसिन पाया जाता है। अमीनो एसिड कौन सा पाया जाता है, तो लाइसिन पाया जाता है। अनाज का एक एक्सचेंज देता है, तो अनाज का एक एक्सचेंज कितना दे रहा है, याद रखेंगे एक एक्सचेंज कितना है, एक एक्सचेंज बराबर 50 कैलोरी। अगर 2 एक्सचेंज हो जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 100 कैलोरी। इस तरह से आप उसे दुगना करते जाएंगे। 3 एक्सचेंज हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 150 कैलोरी। तो आप इस तरह से एक्सचेंज को बदलते जाएंगे। तो एक एक्सचेंज कितना देता है, तो 50 कैलोरीज देता है। जैसे 1 ग्राम वसा कितना देती है, तो 9 कैलोरीज देती है। आप इस तरह से याद रखेंगे। प्रोटीन को यहाँ पे देख लेते हैं और अलग अलग अनाजों में प्रोटीन की मात्रा को देख लेते हैं। तो यहाँ पे कितने ग्राम की ये मात्रा है, तो याद रखेंगे प्रति 100 ग्राम में कितने वेट में हमें कितना प्रोटीन प्राप्त हो रहा है, तो प्रति 100 ग्राम में। अगर इससे ज़्यादा या कम पूछा जाता है ग्राम में तो आप इसमें से घटाकर इसे बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे अगर प्रोटीन की बात की जाएगी तो गेहूं के प्रति 100 ग्राम में प्रोटीन की मात्रा हमेशा 100 ही ग्राम में पूछी जाती है, बट जब भी पूछी जाए इससे कम ग्राम में तो आप इसे क्या करेंगे, हाफ कर लेंगे। अगर हाफ करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, 5.9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गेहूं के प्रति 100 ग्राम में प्रोटीन की मात्रा कितनी है, तो 11.8 ग्राम है। ठीक है, 11.8 ग्राम में 100 ग्राम में। अगर यहीं पर बात हो जाएगी तो ये हो जाएगा 5.5 उधर बचा और 4 इधर का ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा ना, 5.9 ग्राम हो जाएगी। इसी तरह ने आपको हाफ वैल्यू में रखते जाना है। इनका 3 का आधा कर लेंगे तो वो 6 का दूना 3 का आधा 6 का आधा क्या हो जाएगा 3,
इस तरह से 2 का 4 का आधा 2 और 3 का 6 का आधा 3। तो इस तरह से हम इन्हें हाफ कर लेंगे और इधर की वैल्यू को भी हाफ कर लेंगे अगर हाफ में पूछा जाता। बट जहाँ तक मे भी है मुलाकात 100 ही ग्राम से होती है, क्योंकि एग्जामिनर भी इतना ज़्यादा नहीं करते। प्रोटीन गेहूँ के प्रति 100 ग्राम में प्रोटीन की मात्रा, अगर गेहूँ में प्रोटीन की मात्रा 100 ग्राम में देखी जाएगी तो कितनी रहेगी, वैल्यूओं को आपको याद कर लेना है। ये रहेगी 11.8 ग्राम, क्योंकि ये यूजीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11.8 ग्राम। अगर बाजरे में देखी जाएगी इसकी मात्रा तो ये कितनी हो जाएगी, 11.6 ग्राम। 11 किस में है ये याद रखिएगा। गेहूँ, बाजरा और ज्वार इन सब में 11 है, बट पॉइंटों में अंतर है। गेहूँ में 0.8 है, बाजरा में 0.6 है और ज्वार में 0.4 है। अगर चावल की बात की जाए तो चावल में प्रोटीन की मात्रा एकदम गिर जाती है, तो 6.6 रह जाती है। तो चावल में प्रोटीन की मात्रा कितनी है, 6.6। इंपोर्टेंट ज़्यादातर चावल है और गेहूँ है। ठीक है, गेहूँ में कितनी है, 11.8 है। उसके बाद वैल्यू 8 में से 2 घटा बचे, 6 में से 2 घटाओ तो 4 बचे। ठीक है, इस तरह से आपको चलना है। सेम प्रोटीन की मात्रा सेम है, बट पॉइंटों में घट जाती है। गेहूं में 8, बाजरे में 2 घटा दीजिए 6 और 6 में से 2 घटा दीजिए तो वो ज्वार की वैल्यू हो जाएगी। बस चावल में याद रखिएगा 6.6 होती है। अनाज की पिसाई से चमकाने से, जैसे हमने अनाज पिसवाया है, आपने देखा गरम गरम निकलता है जब उसे चक्की पर पिसवाते हैं। पिसाई से, चमकाने से और परिष्करण करने से, यानी जब हम अनाज को क्या करते हैं, साफ करते हैं, तो इनसे मुख्यतः विटामिन वी नष्ट हो जाता है। याद रखिएगा, अनाज में से विटामिन वी नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि जब हम अनाज को आटे में परिवर्तित करते हैं तो हमारा कौन सा विटामिन मुख्यतः नष्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा, विटामिन वी नष्ट हो जाता है। ठीक है, या फिर ऐसे आ जाए कि जैसे कोई अनाज है उसको हमने पिसवाया या अनाज को आटे में परिवर्तित किया तो उससे हमें कौन सा विटामिन नहीं प्राप्त होगा, तो विटामिन वी नहीं प्राप्त होगा। किसी भी तरह पूछ लिया जाए, आपको केवल इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। बस आपको लैंग्वेज को समझना होगा उसकी को कि पूछ क्या रहा है, तो आप इजीली उसे कर पाएंगे। इन वैल्यूओं को बस आपको इसी तरह याद रखना है कि गेहूँ में कितना है, 11.8 है। उसके बाद बाजरे और ज्वार, बा और बा में क्या थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो इनमें थोड़ा सा है कि 8 की वैल्यू में 2 घटाओ 6 हो गए, 6 में से 2 घटाओ 4 हो गया। सेम है वैल्यूज़। तो चलिए, आज की हमने अपनी श्रृंखला कंप्लीट की है। ये आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये ठीक लगा, यानी ये प्रयास अगर सही लगा हो, तो इसी श्रृंखला को इस तरह जल्दी से जल्दी कवर करा जा सकता है तथा इसी श्रृंखला से आपको क्या है, तैयारी भी अच्छी करी जा सकती है। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।